Sorry. Yeah. Plastic and single-use plastic alternatives and more, all thoughtfully packaged plastic free. She is a certified carbon literate. Her commitment to environment causes extend beyond business. She aspires to educate and empower others by conducting workshops on topics such as single-use plastics, bioenzyme, and the basics of composting to address India's waste management challenge. In August 2023, she joined Bioenzyme Entrepreneur Academy to enhance her knowledge and skill. तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारी एकता का। और अभी एकता आपका सेशन लेंगे। एकता, ओवर टू यू। थैंक यू। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं? यू कैन डू ए स्क्रीन शेयर। ओके। नमस्ते आप सभी को। आई होप आप लोग सब सही हैं। तो आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक है। वो क्या नाम है, बोतल लाना, बोरम बोतल है ना, एक बोरम मारे ना। ये म्यूट हो सकता है क्या? ओके, थैंक यू। हाँ, तो हम लोग बिलोंग करते हैं बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी से, और आज हम आपको बताने वाले हैं बायोएंजाइम के बारे में। तो बायोएंजाइम क्यों यूजफुल है और हमें उसका क्यों यूज करना चाहिए, वो जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें उसकी जरूरत क्यों है। उसको जानने के लिए हम पहले अर्बन वाटर साइकिल को जानेंगे। अर्बन वाटर साइकिल का मतलब है वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम ग्लेशियर से पानी लेकर आते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों के घरों में, और फिर हम लोग उसको यूज करते हैं, और फिर हमारे घर के थ्रू वो नालियों में, वाटर बॉडीज में जाता है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस मैम। ओके। तो पानी की जरूरत क्या है? पानी हर चीज के लिए यूज होता है। हमें पीने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, और कोई भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसको बनाने के लिए इंडस्ट्री में हर जगह पानी का इस्तेमाल है। पानी, साफ पानी होना हमारा फंडामेंटल राइट है, और पानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। पर हम ऐसे केमिकल क्लीनर्स यूज करते हैं टॉक्सिक, जो हमारे पानी को गंदा कर रहे हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि वो कौन से टॉक्सिक क्लीनर्स हैं जो हम अपने घर में और अपनी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जिनकी वजह से हमारा पानी जो है गंदा होता है। तो घर में हम नॉर्मली किसी भी सरफेस को साफ करने के लिए, या किसी दाग को हटाने के लिए, या किसी बदबू को हटाने के लिए हम क्लीनर्स का यूज करते हैं। कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हम सारी जितनी भी चीजें यूज करते हैं वो सारे टॉक्सिक क्लीनर्स होते हैं, जो झाग बहुत अच्छा बनाते हैं। तो हमें लगता है कि वो साफ कर रहे हैं सब कुछ, पर वो एक्चुअली गंदगी तो साफ करते हैं, पर वो साथ साथ जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो भी साफ कर देते हैं। और कॉमन, अगर हम टॉयलेट की बात करें तो उसमें जो क्लीनर्स यूज होते हैं वो क्लोरीन बेस्ड होते हैं। और अगर हम ग्लास की बात करें, उसमें जो क्लीनर्स यूज होते हैं वो अमोनिया बेस्ड होते हैं। और जो नॉर्मल सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज होते हैं वो ब्लीच बेस्ड होते हैं। ब्लीच हम चीजों को क्लीन करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कपड़ों को वाइट करने के लिए ब्लीच किया जाता है। और इंडस्ट्री में हम उसका कैसे यूज करते हैं? इंडस्ट्री में वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है केमिकल। उसके बाद सैनिटेशन में यूज होता है। मेडिकल में भी बहुत उसका यूज है। किसी भी इक्विपमेंट को स्टेराइल करने के लिए हम केमिकल्स का यूज करते हैं, हम ग्लव्स का यूज करते हैं, हम क्लोरीन का यूज करते हैं किसी भी चीज को स्टेरिलाइज करने के लिए। अब अगर हम एग्रीकल्चर के उस आते हैं, तो एग्रीकल्चर में हम कहाँ कहाँ केमिकल यूज कर रहे हैं जो पानी को गंदा कर रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं पेस्टिसाइड पे। पेस्टिसाइड वो चीजें होती हैं जो किसी भी पेस्ट को मारने के लिए यूज किया जाता है। पर क्योंकि हमारे फार्मर्स को इतनी नॉलेज नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें और ज्यादा फायदा देगा। पर ऐसा नहीं होता। वो क्रॉप
चाहे खराब ना करे, पर वो उसकी एंड पॉइंट पे वो इन्वायरमेंट को खराब करता है, वो हमारी हेल्थ को खराब करता है, वो सॉइल को खराब करता है, साथ साथ वो पानी को गंदा करता है। दूसरा आता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मेन 3 तरह के होते हैं, NPK के नाम से उनको जाना जाता है। एक होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फॉस्फोरस, तीसरा होता है पोटेशियम। और जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन चला, तो तब गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर यूज करने के लिए बहुत ज्यादा फार्मर्स को प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से तब उनको ये सेम चीज लगी कि अगर हम इसको ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी जो यील्ड होगी वो ज्यादा होगी। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज उनकी यील्ड तो ज्यादा हो गई है, पर हमारी सब्जियों और फल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम हो गए, उनकी मात्रा बहुत कम हो गई है। और यही फर्टिलाइजर जब पानी के थ्रू, जब हम वॉश करते हैं अपनी सब्जियां या फिर खेत में जब पानी डालते हैं, तो ये पानी जब नदियों में नालों में जाता है तो ये वही हमारे वाटर को पल्यूट करता है। तीसरा आता है एनिमल फार्मास्यूटिकल्स। एनिमल फार्मास्यूटिकल्स में ये होता है कि फार्म पे जितने भी एनिमल्स यूज होते हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गया, या फिर कुछ लोग मुर्गियां पालते हैं, तो इन सब को बड़ा करने के लिए जल्दी, या फिर गाय को दूध देने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। जब उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं तो वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। उनका अगर एक मुर्गी 6 हफ्ते में उसका बड़ा होने का टाइम है, तो वो 1 हफ्ते में बड़ी हो जाती है। उसको मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। पर वो एंटीबायोटिक्स वाली मुर्गी जब इंसान कंज्यूम करते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में आ जाता है और हमारी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है। और फिर उन्हीं एनिमल्स वो जब वेस्ट अपना सिक्रीट करते हैं, तो वो वेस्ट के थ्रू वो एंटीबायोटिक्स हमारे पानी में जाती हैं, जिसकी वजह से फिर से हमारे पानी के अंदर केमिकल्स घुल जाते हैं और वो उसको पोल्यूट कर देते हैं। तो किसी भी पोल्यूटेंट के, टॉक्सिक क्लीनर के अर्बन वाटर साइकिल में जाने के कुछ पाथवेज होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, जो हमारी नदियों से, हमारे नालों से जाता है, हमारे घर में हमारी जितनी भी नालियां होती हैं उसके थ्रू, हमारा सिंक होता है, हमारा टॉयलेट होता है, वहां से जितना भी पानी जाता है वो डायरेक्ट हमारा नाले में जाता है। नाले से वो पानी जो है, या तो वो ट्रीट होता है ट्रीटमेंट प्लांट में, या फिर अगर वो ट्रीट नहीं होता है वो सीधा नालों में, नदियों में जाता है, या फिर सी में जाता है, ओशन में जाता है। वहां जाके फिर से उस पानी को गंदा करता है। उसके बाद हम क्लीनर्स यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो वो पानी भी केमिकल क्लीनर का ही होता है। वो पानी फिर से नालियों से जाता है, वो फिर हमारे पानी को गंदा करता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये कहीं ना कहीं टॉक्सिक केमिकल क्लीनर्स यूज कर रही होती हैं। तो ये टॉक्सिक क्लीनर्स जब वो डिस्चार्ज करती हैं, क्योंकि वैसे तो इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई है कि वो अपना वेस्ट हमेशा ट्रीट करके ही कहीं पर फेंकें, पर क्योंकि वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं प्रॉपर, इसलिए वो क्या करते हैं, सारा वेस्ट नदियों में फेंक देते हैं डायरेक्टली। ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आगरा के अराउंड। तो जब वो वेस्ट नदियों में जाता है, तो वो फिर से पानी को हमारी गंदा करता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज जो हैं, जो केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, जो टॉक्सिकली क्लीनर्स बनाती हैं, कभी कभी उनके प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो उनको डायरेक्टली नाले में फेंक देते हैं, और उससे भी हमारा जो है पानी वो गंदा होता है। फिर जो लिक्विड्स होते हैं, ये जब पानी में जाते हैं तो ये बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उनके अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये इकट्ठे होते जाते हैं, उनके टिश्यूज में ये इकट्ठे होते जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जाके फूड चेन के अंदर चले जाते हैं और फिर अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी में आते हैं। तो ऐसे साइकिल शुरू होती है वो एक छोटी सी चीज से, कि हम केमिकल क्लीनर यूज कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे आके हमारी ही बॉडी के अंदर आ जाता है सब कुछ। अब हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर यूज होता है, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, हर्बिसाइड्स यूज होते हैं। ये सारी चीजें पानी को पोल्यूट करती हैं। उसके बाद फार्मर्स जो हैं, उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे फावड़ा वो यूज करते हैं, या टैंक होते हैं। तो इन सबको साफ करने के लिए भी वो केमिकल क्लीनर्स का यूज करते हैं। तो जब उनको वो साफ करते हैं, तो वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। वो पानी भी जब आगे जाके नालों में जाता है, नदियों में जाता है, तो वो भी हमारे पानी को गंदा करता है।
अब ये सारी चीजें कहीं और तो जाती नहीं है, ये हमारी नदियों नालों में ही जाती है, तो ये उनको अल्टीमेटली गंदा ही कर रही है। अब डेवलपमेंट में और कंस्ट्रक्शन में कैसे पानी गंदा होता है, वो ऐसे कि कंस्ट्रक्शन में सीमेंट, ऐश और बहुत सारी चीजें यूज होती हैं जो हवा से इजीली उड़ के इधर उधर जा सकती हैं। तो ये चीजें आगे जाके नालियों में ही जाके इनका एंड होता है। तो इस तरह से ये चीजें भी हमारे पानी को गंदा करती हैं। सीमेंट तो एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, ना ही सिर्फ पानी का बल्कि एयर का। और या फिर बारिश हो जाती है तो बारिश के थ्रू भी रेन ऑफ जो है ये वहां पे जाता है नदियों और नालों में। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इसका हमारी वाटर की क्वालिटी पे क्या इफेक्ट होता है। जब ये टॉक्सिक क्लीनर्स हमारी वाटर बॉडीज में जाते हैं तो इनके बहुत खतरनाक इफेक्ट्स होते हैं। और इनमें बहुत तरह तरह के क्लीनर्स होते हैं, बहुत तरह तरह के केमिकल क्लीनर्स होते हैं, अलग अलग मेटल्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, क्लीन करने वाली चीजें होती है जिनको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं जैसे जो पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन यूज किया जाता है। और ये इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर हम देखें तो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे लेड हो गया, मर्करी हो गया, कैडमियम हो गया, ये सारे धीरे धीरे इकट्ठे होते जाते हैं वाटर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर इकट्ठे होते जाते हैं, जिसकी वजह से बायो एक्यूमुलेशन होता है और बायो मैग्निफिकेशन होता है फूड चेन के अंदर। अगर आपको पता हो तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो है आर्सेनिक नाम का एक मेटल है जो पानी में इतना ज्यादा घुल चुका है इंडस्ट्रीज की वजह से कि आज वहां के लोग जब पानी पीते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट औरतें, तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर पैदा होने पर ही बहुत ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी का अंडर डेवलप्ड ब्रेन होता है या किसी को कोई और प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये हैवी मेटल के एक्सपोजर से होती हैं। और ये तब होती हैं जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं अपना वेस्ट जो है अच्छे से नहीं करती हैं डिस्पोज। ये सारी चीजें तब होती हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, ये सारे जो है हमारे
हेलो हेलो। Yeah, hi. Is सॉरी, एक्चुअली वो डिस्कनेक्ट हो गया था। no problem. You can continue. स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। हेलो। Maybe because you're now not host. So Preeti, can you make her once again co-host so that she can share her screen? Anyway, Ekta, you can go ahead. If maybe she's not there, once she joins, then we can definitely let her. ओके ओके। Thank you. सो वी वर एट बेंजीन एंड टोलिन। तो मैं ये बोल रही थी कि बेंजीन एंड टोलिन जो है ये केमिकल्स जो हैं ये हमारी खुशबू वाली चीज़ों में यूज़ होते हैं, जैसे कि हम लोग फेस क्रीम्स यूज़ करते हैं, या हम लोग शैम्पूज यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग परफ्यूम्स यूज़ करते हैं। और ये सिर्फ वाटर को ही नहीं, ये हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, क्योंकि ये कार्सिनोजिक होते हैं, जिसका मतलब है कि ये कैंसर कॉजिंग होते हैं। तीसरा आता है सर्फेक्टेंट एंड डिसइंफेक्टेंट। सर्फेक्टेंट कोई भी चीज जो सफाई करने के लिए यूज होती है, और डिसइंफेक्टेंट कोई भी चीज जो किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होती है, जैसे क्लोरीन यूज होता है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वाटर के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं, और जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी ग्रोथ को ये खत्म करते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनके हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्यूट, दूसरे होते हैं क्रॉनिक। एक्यूट वो होते हैं जो एकदम से हमें पता चलता है उनके बारे में, और वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जैसे हमें स्किन, जैसे अगर हम कोई डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, वो हमारी स्किन को इरिटेट करता है, लोगों को एलर्जीज होती हैं, या फिर इन्फेक्शंस होने लगते हैं, या लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या हमें पेट की प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि कोई भी पेट की प्रॉब्लम जो है वो, इंसान को कोई भी डिसीज होता है, उसका मेन बेसिक प्राइमरी रीजन होता है कि उसका पेट नहीं साफ क्लीन है। और पेट की प्रॉब्लम सारी गंदे पानी से अराइज होती हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है कि हम गंदी चीजें, हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, टॉक्सिक केमिकल्स, जिसकी वजह से पानी गंदा हो रहा है, और वही पानी एट द एंड हम पी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी भी हेल्थ खराब हो रही है। तो एक चेंज अगर हम करेंगे तो वो हमें पूरा ओवरऑल बेनिफिशियल रहता है। दूसरे आते हैं क्रॉनिक इफेक्ट्स, जो होते हैं लॉन्ग टर्म वाले डिसीजेस, जो धीरे 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 शुरू होते हैं और एकदम से जाके वो हमें पता चलता है, और वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, या फिर हमारी ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं उसमें डैमेज हो गया, या फिर हमें बर्थ से कोई भी डेवलपमेंट में एबनॉर्मेलिटी हो गई। जैसे कुछ लोगों को बर्थ से ही थायराइड थायराइड हो जाता है, तो उनका ब्रेन पूरा डेवलप नहीं हो पाता। या फिर, और जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इस चीज से होते हैं, वो होते हैं छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट औरतें। उसके बाद हम बात करते हैं हैवी मेटल्स की। जब पानी हैवी मेटल से कंटेमिनेट होता है, जैसे कि लेड हो गया, मर्करी हो गया, तो इससे क्या होता है, वाटर बॉडीज के अंदर जितने भी फिश वगैरह होती हैं वो मरने लगती हैं, और इकोसिस्टम, जो भी पानी का इकोसिस्टम होता है वो खराब होने लगता है, क्योंकि एक बैलेंस है वहां पे हर चीज का। और अगर एक किसी भी फिश की जो है वो खत्म हो जाएगी पॉपुलेशन, तो वो कहीं ना कहीं पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट करती है। जैसे फूड चेन होती है, तो अगर फूड चेन में से हम किसी भी एक एलिमेंट को हटा देंगे, तो वो पूरी फूड चेन को खराब कर देगी, और उसमें इतनी शक्ति है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकती है किसी भी इकोसिस्टम को। उसके बाद आते हैं कि कोस्टल एरियाज कैसे कंटामिनेट होते हैं। कोस्टल एरियाज में हम सर्फेक्टेंट यूज करते हैं, या फिर डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, जो कि वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट से आते हैं, या फिर हमारा घर का जो गंदा पानी होता है, जिसकी वजह से जितने भी मरीन पॉपुलेशन होती है उनको हार्म होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके केमिकल जो कंटामिनेशन होता है पानी का, उससे इन्वायरमेंट पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं। एक तो हमने शॉर्ट टर्म देख लिया, अब हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो हम इसमें पढ़ते हैं बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन ये होता है कि जब किसी वाटर में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जब न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट का यहाँ पे मतलब होता है ये जो भी केमिकल्स होते हैं,
ये जब इकट्ठे होने लग जाते हैं और इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि उनके टिश्यूज के अंदर ये घुस जाते हैं, तो उसको कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। और जब इन फिश, सपोज अगर एक फिश के अंदर ये टिश्यूज, उसके टिश्यूज के अंदर ये एक्यूमुलेट हो गया है न्यूट्रिएंट, तो उस फिश को कोई और खाएगा, ऑफ कोर्स कोई बड़ी मछली उसको खाएगी। तो जब बड़ी मछली उसको खाएगी, तो अब वो केमिकल्स उस बड़ी मछली के अंदर भी चला गया, तो धीरे धीरे करके उस मछली को कोई और खाएगा, कोई और खाएगा। तो ये एक चेन चलती रहती है और उसके थ्रू ये पूरा फूड चेन में जो है केमिकल फैल गया है। तो इसके थ्रू एक छोटे फिश ने अगर एक चीज को खा लिया, तो वो पूरा एक्यूमुलेट हो जाता है, पूरा फूड चेन को वो चीज खराब कर देती है। और कुछ कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो ये चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो वहां पे खत्म होने लगती है। और कुछ होते हैं फ्रेश वाटर स्पीशीज, जो जैसे ही पानी गंदा होने लगता है उनकी पॉपुलेशन अपने आप खत्म होने लगती है, क्योंकि वो सिर्फ फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद आता है इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन। अब जैसे ही ये केमिकल्स वाटर में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो ये एक्वाटिक एनिमल्स की, सॉरी, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स की जो ग्रोथ है उसको हार्म करने लग जाते हैं, उनके रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाते हैं, उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो हैवी मेटल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको इफेक्ट करने लग जाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल खत्म होने लग जाता है, एल्गी ब्लूम होने लग जाता है। एल्गी ब्लूम का मतलब होता है कि जब पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, तो वो पूरा रेड सा हो जाता है और वो पूरा एल्गी से भर जाता है। तो उसका मतलब है कि अब वो वाटर बॉडी एकदम डेड होती जा रही है। और ये सारी चीजें होती हैं बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन से। उसके बाद लॉस एंड डाइवर्सिटी एंड स्पीशीज एक्सटेंशन। जब केमिकल कंटेमिनेशन जो है वो बढ़ता जाता है, तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी, जो वैरायटी है हमारी स्पीशीज के अंदर, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और कुछ कुछ वैरायटी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। और जैसे कि हमने फ्रेश वाटर फिश की बात की थी, वो वल्नरेबल स्पीशीज में आती है। जैसे फ्रेश वाटर स्पीशीज होगी, एम्फीबियंस हो गए जैसे कि मेंढक होता है, या इनवर्टिब्रेट्स हो गए, ये पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा रिस्क पे होते हैं, क्योंकि ये क्लीन वाटर पे रिलाई करते हैं। और जैसे ही पानी गंदा होगा तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जाती है। फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आता है, कि जब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के बहुत रीजंस होते हैं, जिसमें से ह्यूमंस भी एक रीजन है। पर हाँ, जब पानी गंदा होता जाता है, कभी कभी वो उनके रहने के लायक नहीं है, तो उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो गया, तो इसकी वजह से भी उनकी पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाती है। और ये सारी चेंजेस जो है इनके, जब भी एक के ऊपर आते जाते हैं, तो ये पूरा इकोसिस्टम जो है खराब करने लगते हैं। अब हम ये पढ़ने के बाद अब हम जानेंगे कि बायो एंजाइम क्या होता है। बायो एंजाइम एक बहुत अच्छा गिफ्ट है जो नेचर ने हमें दिया है। इसको हम बनाते हैं फ्रूट या फिर वेजिटेबल के जो पील्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, उनसे इसको बनाया जाता है फोमेंट करके। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वैसे हमारे, उनके जो छिलके हैं वो हमारे लिए वेस्ट होते हैं, तो बायो एंजाइम को, Sorry, Ekta, now you can share your screen. Now you. ओके, Yeah. हाँ, तो हम बात कर रहे थे बायो एंजाइम की। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एंड आफ्टर क्लास आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे बायो एंजाइम की। बायो एंजाइम एक बहुत अच्छा गिफ्ट है जो नेचर ने हमें दिया है, और इसके साथ एक ऊपर बेनिफिट ये है कि ये वेस्ट से बनता है, तो आपको इसके लिए कुछ भी एडिशनल मार्केट से खरीदना नहीं पड़ता। जो भी चीजों से ये बनता है वो आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। इसको फर्मेंट बनाया जाता है, फर्मेंट करके फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलकों से। और ये एक प्रोडक्ट बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकता है। इसको हम घरेलू सफाई में यूज कर सकते हैं, इसको हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, इससे हम अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में यूज होता है ये। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं देता, एक्चुअली ये बेनिफिट ही देता है इन्वायरमेंट को। है तो ये भी एक तरह का केमिकल ही, पर ये टॉक्सिक नहीं है, इट्स गुड।
जैसे बैक्टीरिया गुड भी होते हैं और बैड भी होते हैं, तो इट्स अ गुड काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कि सिर्फ इंसानों को ही नहीं, इन्वायरमेंट को भी बहुत हेल्प करता है। तो बायो एंजाइम नॉन टॉक्सिक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारी वाटर बॉडीज को क्लीन करता है। कैसे? ये उसमें पानी में जितना भी ऑक्सीजन लेवल है ये उसको इंक्रीज करता है। और बायो एंजाइम को बहुत जगह यूज किया जा रहा है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज किया जा रहा है, और वाटर बॉडीज को क्लीन करने के लिए, लेक्स को क्लीन करने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। ये हमारी फ्लोरा और फोना को एनरिच करता है, इकोसिस्टम को हेल्प करता है, और हमें एक सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। अब बायोएंजाइम को फाउंड किसने किया? ये डॉक्टर रोसुकन है जिसकी आप फोटो देख रहे हैं। ये थाईलैंड की हैं और इनके पास 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है बायोएंजाइम को बनाने का, और इन्होंने बायोएंजाइम का हर चीज में यूज निकाला हुआ है, हर चीज में। ये एक बहुत रिनोन डॉक्टर हैं। इन्होंने थाईलैंड में एयर पॉल्यूशन को ट्रीट करने के लिए भी बायोएंजाइम का यूज किया है, एंड वो इस चीज में सक्सेसफुल थी। शी इज अ नेचुरल फार्मर, थेरेपिस्ट, एक्यूपंक्चर रिसर्चर एंड अ नन, एंड उनका जो कंट्रीब्यूशन है बायोएंजाइम में वो बहुत बड़ा है। तो आप देख सकते हैं उनको। उसके बाद बायोएंजाइम के यूजेस क्या क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मल्टीपर्पस एजेंट है जिसको हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप घर की बात करें तो आप इसको घर साफ करने के लिए, अपनी किचन साफ करने के लिए, अपने टॉयलेट साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। घर के अंदर आप टेबल्स क्लीन करते हैं, फ्लोर क्लीन करते हैं पोछा लगाने के लिए, किचन के अंदर चिमनी है या किचन की स्लैब है या फिर नल है, टॉयलेट के अंदर टॉयलेट सीट है, ये सारी चीजें आप बायोएंजाइम से क्लीन कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल हाइजीन की बात कर सकते हो तो बायोएंजाइम से आप सोप बना सकते हो, बायोएंजाइम के शैम्पू बनते हैं, कंडीशनर बनते हैं, जिसमें हर चीज में आप बायोएंजाइम का यूज कर सकते हो। वॉशिंग की बात आती है तो मेटल्स को क्लीन करने के लिए, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको क्लीन करने के लिए भी बायोएंजाइम बहुत यूजफुल है। गार्डन की बात करते हैं तो बायो एंजाइम एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है केमिकल, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर का। एनपीके तीनों के लिए बायोएंजाइम की अलग अलग वेराइटीज आती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। और ये ना कि सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर को सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये इवन जो है एग्रीकल्चर की जो डिमांड है, जो उसका यील्ड है, उसको इंक्रीज करते हैं। प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है या फिर फ्रूटिंग होती है उसको इंक्रीज करते हैं ये। उसके बाद नेचुरल पेस्टिसाइड भी है ये। इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, क्लीन करने के लिए। इन्वायरमेंट में ये इन्वायरमेंट में यूज आता है पॉन्ड्स को, रिवर्स को और लेक्स को क्लीन करने के लिए। एग्रीकल्चर में मैंने अभी अभी आपको बताया सॉइल की हेल्थ को बूस्ट करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और अगर हम देखें तो पेड़ को हम कितना भी पानी दे दें, उसको हम कितना भी खाना खिला लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सॉइल अच्छी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। जैसे माँ बाप अगर अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप अगर अच्छे संस्कार देते हैं बच्चों को तो उसके बाद वो बच्चों के ऊपर है। उसके बाद सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो उसमें ये वेट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और हर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बायो एंजाइम को हमेशा डाइल्यूट करके यूज किया जाता है। तो आप किस चीज के लिए उसको यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइल्यूशन बताई जाती है और उसको यूज किया जाता है। ये एक बहुत पावरफुल जो है लिक्विड है। और ये इसके साथ ये स्टेटमेंट चलती है कि लेस इज मोर। इसको आप जितना कम यूज करोगे ना वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? बायो एंजाइम जो है ये हमको एक सस्टेनेबल लाइफ जीने में जो है हेल्प करते हैं। अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सुना होगा जो कि यूनाइटेड नेशंस के हैं, वो हमें 2030 तक क्या कहते हैं अटेन करने हैं। तो उसके 6 और 7 गोल्स जो हैं, जैसे कि जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, लाइफ ऑन लैंड एंड पार्टनरशिप फॉर गोल्स, ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए बायोएंजाइम हमें हेल्प कर सकता है। जो बायोएंजाइम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटी से छोटी जगह पर जा सकते हैं और वो स्टेन्स को क्लीन कर सकते हैं जो कि केमिकल क्लीनर्स नहीं कर सकते। ये अफोर्डेबल है क्योंकि ये वेस्ट से बनाए जाते हैं तो आप इनको इजीली बना सकते हो।
आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा केमिकल क्लीनर्स की तरह। आप इनको खुद भी बना सकते हो। अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते हो तो आप इनको मार्केट से खरीद भी सकते हो, पर ये आपको केमिकल क्लीनर्स से हमेशा अफोर्डेबल ही मिलेंगे। और क्योंकि ये डाइल्यूट करके यूज किए जाते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप 1 लीटर भी खरीद रहे हो तो वो आपको 10 लीटर के जितना मिलेगा। उसके बाद ये हमको एक जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल जीने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आप जितनी भी चीजें इसको बनाने में यूज करते हो वो एक तरह से वेस्ट होता है अगर आप उसको फेंक दोगे तो। पर आप उसको बायोएंजाइम बनाने के लिए यूज करोगे तो वो आपके लिए एक तरह का पोशन मैजिक है। क्लीनर्स ये जो है ये लेक्स को पोल्यूट नहीं करते हैं, तो ये हमें वाटर क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं। अब ये है वो प्रोडक्ट्स जिनको बायोएंजाइम अगर आप यूज करते हो तो आपके घर में सब्स्टिट्यूट कर सकता है। क्लीनिंग में देखें तो ऑल पर्पस क्लीनर है ये, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकता है। आप सैनिटाइजर यूज करते हो उसकी जगह आप बायोएंजाइम यूज कर सकते हो। कोई भी तरह का ग्लास है उसको आप बायोएंजाइम से क्लीन कर सकते हो। बाथरूम में हर तरह की आपकी नलों पर स्केलिंग होती है, नमक जो जम जाता है वो बायोएंजाइम बहुत अच्छे से क्लीन करता है। आपकी टाइल्स गंदी हो गई हैं वो बायोएंजाइम बहुत अच्छे से क्लीन करता है। किचन के क्लीनर्स होते हैं वो बायोएंजाइम सारे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप इससे बर्तन धो सकते हो, आप इससे टाइल्स धो सकते हो, स्लैब क्लीन कर सकते हो, चिमनी साफ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फ्लोर क्लीनर्स में आप इससे पोछा भी लगा सकते हो और ये जर्म्स को किल करता है। जैसे डिटॉल बोला जाता है 99.9, वैसे ही बायोएंजाइम भी 99.9% इफेक्टिव है। इसके टेस्ट भी करवाए जाते हैं जिससे वो प्रूव होता है। और इसके साथ एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे हो तो वो पानी गंदा नहीं होता। वो क्योंकि हमारे यहाँ पे वाटर की बहुत स्कैर्सिटी है, ऑल ओवर इंडिया में है, तो अगर आप इसको पोछा लगाने के लिए यूज कर रहे हो तो जो अगर आप 2 लीटर पानी यूज कर रहे हो और उसमें 1 या 2 ढक्कन आपको बायोएंजाइम डालना होता है तो वो पानी पोछा लगाने के बाद आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हो। तो वो एक एक चीज से आप 2 निशाने वो कर रहे हो, एक तीर से 2 निशाने वाली चीज हो गई है। तो वो प्लांट्स की ग्रोथ में भी हेल्प करता है और वो पानी वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट की तरह यूज किया जा सकता है, फैब्रिक सॉफ्टनर की तरह यूज किया जा सकता है। नॉर्मली जो टॉक्सिक क्लीनर्स होते हैं वो हमें इरिटेशन कॉज करते हैं, तो उनके ऑल्टरनेटिव है ये। डिश वॉशिंग में आप डिश सोप की तरह यूज कर सकते हो, डिटर्जेंट की तरह यूज कर सकते हो। इसके बाद एयर फ्रेशनर्स, मार्केट में जितने भी एयर फ्रेशनर्स आते हैं वो CFC कंटेन करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है और सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आती हैं, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये सब हो रहा है। तो बायोएंजाइम को एयर फ्रेशनर की तरह भी यूज किया जा सकता है, प्लस ओडर एब्जॉर्बर, बदबू आती है वो भी एब्जॉर्ब करते हैं ये। स्पेशलाइज क्लीनिंग में कारपेट भी क्लीनिंग के लिए ये हेल्प करते हैं, वुड फ्लोर क्लीन कर सकते हैं। अप्लायंस क्लीनर में ओवन क्लीनर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, चिमनी हो गया, ये सबको क्लीन करते हैं। पेस्ट कंट्रोल में इंसेक्टिसाइड का काम करते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट का भी काम करते हैं ये। आपको कोई भी टॉक्सिक क्लीनर यूज करने की जरूरत नहीं है। बग स्प्रेज हैं, पेस्टिसाइड हैं, इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉश। अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उन सबको बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स के साथ और पेस्टिसाइड के साथ स्प्रे किया जाता है, और उसमें से सबसे ज्यादा जो है वो अंगूर पे किया जाता है। अंगूर पे बोला जाता है कि मिनिमम 40 तरह के पेस्टिसाइड्स जो है स्प्रे किए जाते हैं, और हम नॉर्मल पानी से जब उसको धोते हैं तो वो नहीं हटते हैं। तो अगर आप अपनी कोई भी सब्जी और कोई भी फ्रूट को खाने से पहले आधा घंटा आप उसको बायोएंजाइम और पानी मिक्स करके डाइल्यूट करके आप उसको अगर यूज करते हैं तो उसके ऊपर जितना भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जाता है वो सब हट जाता है, और इट्स गुड टू ईट। तो ये भी एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव है। उसके बाद पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो आप इससे हैंड सोप बना सकते हैं, सैनिटाइजर यूज किया जा सकता है, शावर जेल बन सकता है, इससे क्रीम्स बनती हैं, शैम्पू, फेस वॉश, सब कुछ बायोएंजाइम से बनता है। अब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में बायोएंजाइम के बहुत सारे यूज हैं। कुछ यूजेस हम इसमें से अभी देखते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन, जब हम पानी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मली फार्मर्स ओवर इरिगेट करते हैं, उनको लगता है कि ये उनको बेनिफिट दे रहा है, पर वो सॉइल को इफेक्ट करता है, वो सॉइल को खराब करता है, उसकी क्वालिटी, उसकी फर्टिलिटी, वो सबको खराब करता है। पर बायोएंजाइम जो है वो सॉइल की हेल्थ को अच्छा बनाती है। उसमें जितनी माइक्रोब्स की एक्टिविटी होती है, माइक्रोब्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
तो सॉइल का क्या मतलब है, सॉइल के अंदर जितनी ज्यादा लिविंग एक्टिविटी होगी वो उतना ज्यादा न्यूट्रिशियस होगी, उतनी ज्यादा फर्टाइल होगी। और बायो एंजाइम उस माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको बहुत इजीली वो डिकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी न्यूट्रिएंट आप सॉइल को दे रहे हो तो वो बहुत इजीली उसको एक्सेप्ट करता है, बहुत इजीली वो उसको अपने अंदर रिटेन कर सकती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी रिटेन कर सकती है। उसके बाद है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है, अब लोग नहीं, सस्टेनेबल फार्मिंग बहुत कम लोग जो हैं वो करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे रिलाई करते हैं। तो अगर आप सस्टेनेबल फार्मिंग को अप्रोच करना चाहते हो तो उसमें बायोएंजाइम का बहुत वाइडर यूज है, क्योंकि ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद केमिकल रेजिड्यू एक्यूमुलेशन। अब क्योंकि बायोएंजाइम जो है ये एक टॉक्सिक केमिकल का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है, जितने भी मार्केट में यूरिया और अमोनिया ये सब आते हैं, उनकी जगह अगर आप बायोएंजाइम यूज करते हैं तो हमारी जो एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम है उसके अंदर रेजिड्यू होता है किसी भी चीज का रिमेन, तो टॉक्सिक के जो रिमेन केमिकल्स है ना वो कम हो जाते हैं अगर हम बायोएंजाइम यूज करते हैं। उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन सिंथेटिक इनपुट्स। अब जैसे ऐसा है कि अगर आप किसी भी फ्रूट को खा रहे हो, अगर आप ऑरेंज खा रहे हो तो उसमें सिट्रस वाली क्वालिटीज होती हैं, पर विटामिन सी होता है। पर आप ऑरेंज खाने की बजाय अगर आप विटामिन सी की टैबलेट्स बाहर से खा रहे हो तो वो सिंथेटिक इनपुट है। ऑरेंज खा रहे हो तो वो एक नेचुरल इनपुट है, आपकी बॉडी में जा रहा है नेचुरली। अगर आप मेडिसिन खा रहे हो उसकी विटामिन सी की तो वो एक सिंथेटिक इनपुट है। तो बायो एंजाइम वो सिंथेटिक इनपुट जो है उसका ऑल्टरनेटिव है। जो भी वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो केमिकल बेस्ड, उन सब का ऑल्टरनेटिव बायो एंजाइम प्रोवाइड करता है। और ये एक सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है, मतलब ये इतना उन केमिकल्स के अकॉर्डिंग ये बहुत सस्ता होता है अगर आप इसको खरीदते हैं तो। इरोजन एंड लॉस ऑफ एरेबल लैंड। जितना भी इरोजन होता है मैक्सिमम वाटर रन ऑफ की वजह से या फिर हवा की वजह से, वो उन सबको भी सॉइल को बाइंड करने में बायोएंजाइम हेल्प करता है। उसके बाद रेजिस्टेंट इन पेस्ट एंड डिसीजेस। जब हम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो जिस टारगेट पेस्ट के लिए वो बने होते हैं वो उसको तो ऑफ कोर्स मार देंगे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो हार्मफुल पेस्ट नहीं है वो उनको भी मार देते हैं, जो प्लांट्स के लिए नेसेसरी होते हैं वो उनको भी मार देते हैं। पर बायो एंजाइम किसी भी पेस्ट को नहीं मारता, वो रेजिस्ट करता है, मतलब वो प्लांट के अंदर ऐसी क्वालिटीज ला देगा कि वो पेस्ट उसके पास ही नहीं आएगा। तो बायो एंजाइम एक यूज है, एक प्रोडक्ट है पर इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो एक सस्टेनेबल अप्रोच है टू कंट्रोलिंग पेस्ट एंड डिसीजेस। उसके बाद इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशंस क्या हैं फ्यूचर में। अब अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं तो आगे जाके जो है बायोएंजाइम की जो थेरेपीज हैं उसके ऊपर स्टडी चल रही है कि उसको कैंसर ट्रीट करने के लिए या फिर जेनेटिक ऑर्डर डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाए। उसके बाद एंजाइम बेस्ड स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है उस पर भी काम किया जा रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी के सेक्टर में, तो बायोगैस के जो प्लांट्स होते हैं उनको बनाने में या बायो एनर्जी को जनरेट करने में, क्योंकि बायो एंजाइम जो है वो बहुत हेल्प करता है किसी भी चीज को इजीली डीकम्पोज होने में। अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो नॉर्मल कंपोस्टिंग से ज्यादा बेटर अगर आप बायो एंजाइम यूज करते हैं उसको बनाने में, तो आप देखेंगे कि आपके कंपोस्ट की क्वालिटी भी बहुत बेटर होती है। तो बायो एनर्जी जनरेट करने में या बायो मास को कन्वर्ट करने में, जैसे दिल्ली में अगर आप देखें तो हर साल विंटर्स में एक वो पराली जलाने वाला इशू आता है, ठीक है, जिसकी वजह से दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। पर उस पराली पर अगर हम बायो एंजाइम का यूज करते हैं तो वो पराली बहुत कम टाइम में वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट में तैयार हो सकती है, जो कि आगे जाके हमारी सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाती है ना कि कम करती है। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग चले तो 2050 वो ईयर है जिसके बाद बोला जाता है कि हमारी सॉइल जो है वो बहुत इनफर्टाइल हो जाएगी, और हमारी सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड जो है खाने की फूड स्कैर्सिटी हो जाएगी। तो सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। तो अगर हम अपनी सॉइल को आज प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को, इवन हम खुद के लिए बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
तो बायो एंजाइम का अगर हम यूज करते हैं तो हम अपनी सॉइल की क्वालिटी को भी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद उससे जो भी प्रोड्यूस पैदा होगा वो हमें ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा। तो पहले जमाने में ऐसा होता था कि अगर आप एक ऑरेंज खा रहे हो तो आपको अगर सपोज कि विटामिन सी 10 लेवल्स का मिल रहा है, तो आज अगर आप 10 ऑरेंज खाओगे तो आपको वो सेम न्यूट्रिएंट मिलेगा। फ्रूट वही है, सेम दिखने में सब कुछ सेम है, पर उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो गई है। और वो इसलिए कम हुई है क्योंकि हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई है। और उसको ठीक करने के लिए हम बायो एंजाइम का यूज कर सकते हैं। और बायो एंजाइम का यूज बहुत जगह किया गया है, टमाटो पे किया गया है। तो उसमें हर जगह ये पाया गया है कि जो फ्रूटिंग है, अगर आप नॉर्मल फर्टिलाइजर से किसी प्लांट को उगा रहे हो, तो अगर उसमें टमाटर के 10 फूल आ रहे हैं, तो अगर आप बायो एंजाइम से उसको उगाते हो तो वहीं वहां पे 20 या 25 फूल आते हैं टमाटर के, बायो एंजाइम के यूज करके। उसके बाद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो बायो एंजाइम का बहुत जगह यूज होता है वेस्ट मैनेजमेंट करने में या फिर पॉल्यूशन को एड्रेस करने में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया में इसका यूज किया गया था एयर पॉल्यूशन को ट्रीट करने के लिए। और वेस्ट मैनेजमेंट में पराली इज ऑल्सो वेस्ट, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी बायो एंजाइम का यूज होता है। और जो वेट वेस्ट है, जो कि जिससे कंपोस्ट बनाया जाता है, उसको भी ट्रीट करने के लिए हम बायो एंजाइम का यूज कर सकते हैं। वो किसी भी प्रोसेस को फास्टन अप कर देती है। तो जो काम आपका अगर 3 टाइम्स वो ले रहा होगा, तो उसी काम को ये बहुत जल्दी कर देगी। उसके बाद एंजाइम बेस्ड बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो रही है। बायो रेमेडिएशन ये होता है कि अगर किसी भी प्लेस को हमने खराब कर दिया है, तो उसको वापस अपनी पुरानी सिचुएशन पे लाने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको बायो रेमेडिएशन कहते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि जब ओशियन के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, ऑयल टैंक जो है वो लीक हो जाते हैं, तो उस ऑयल को क्लीन करना होता है, क्योंकि अगर उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वहाँ का एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो उसको बहुत हार्म करता है, फिशेस को बहुत हार्म करता है। तो बायो एंजाइम का इस चीज में भी यूज किया जा रहा है कि बायो एंजाइम अगर वहां पे डालेंगे तो जो बैक्टीरिया है वो उस ऑयल को कंज्यूम कर लेगा, वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है कि वो फिर हार्मफुल नहीं रहता वाटर लाइफ के लिए। तो इस चीज में बायो एंजाइम का बहुत अच्छा यूज हो रहा है। एंड बायो एंजाइम्स दे आर एम्प्लॉयड इन वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। एसटीपी में भी बायो एंजाइम का बहुत यूज होता है कि वाटर का जो पीएच लेवल है वो बहुत अच्छा डिक्रीज हो जाता है। अगर वो बहुत गंदा है तो बहुत अच्छे से सही हो जाता है। सस्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज होता है। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए बायो एंजाइम का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। एंड प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंटल सब्सिडीज, सस्टेनेबिलिटी। कंक्लूजन, अब इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम गवर्नमेंट के रूल नहीं बना सकते, हम वो चीजें चेंज नहीं कर सकते, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज होती हैं। पर दुनिया जो है वो सप्लाई और डिमांड के उससे चलती है। तो अगर हम केमिकल क्लीनर्स की डिमांड कम कर देंगे तो ऑफ कोर्स उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। तो अगर हम बायो इन्फॉर्म चॉइसेस करेंगे, अगर हम बायो एंजाइम पे शिफ्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट ना भी चाहे तो वो चॉइस हम अपने लिए बनाएंगे। वो आगे का जो पाथ है वो हम अपने लिए खुद क्रिएट कर सकते हैं। हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस चूज करके हम अपने आप को खुद हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो अगर 60% चीजें हम खुद कर सकते हैं तो हम फिर किसी और के ऊपर रिलाय या फिर हम किसी को ब्लेम क्यों करें, हम खुद ये चीज कर सकते हैं। तो देयर इज अ नीड फॉर कॉल टू एक्शन टू इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड पॉलिसी मेकर्स। और अगर ये चीज एक अच्छी, क्योंकि अभी ग्राउंड रूट लेवल से जब ये चीजें धीरे 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 बढ़ती हैं तो एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को भी समझ आता है कि भाई ये चीज एक्चुअली में बेनिफिशियल है, फिर वो उस लेवल पे उस चीज को लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें, हम अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहें, तो हमें ये स्विच करना बहुत जरूरी है इस वक्त। एंड थैंक यू सो मच। एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस। और अगर आप बायोएंजाइम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ये कैसे बनती है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप हमारी एकेडमी का कोर्स है, आप स्टूडेंट प्लान है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
and you can ask me any questions if you want now. Hello. Yeah, thank you so much for such a detailed presentation. Thank you. I think before I say or before I have my own question, मैं कुछ question पूछूं? Yeah, sure. ठीक है. मैं कुछ शेयर करूं. मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं हम्म. वो अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं अपना या कोई भी क्वेरीज है या कुछ भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या आपको लगता है कि और आप कैसे कुछ भी क्वेश्चंस है आपके तो आप पूछ सकते हैं. आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैम जी निखिल. एक क्वेश्चन है. बायो एंजाइम के बहुत सारे यूजेस हैं, तो उसमें से बायो एंजाइम बनाने के अलग अलग फ्रूट वेस्ट या वेजिटेबल वेस्ट होंगे कि? हाँ, जैसे कि हर यूज जो है उसका डिफरेंट पर्पस है. और अगर आप देखें तो अब कोई भी अगर फ्रूट है तो हर फ्रूट जो है उसका एक अलग फीचर होता है. जैसे कि अगर हम सिट्रस फ्रूट देखें तो वो क्लीनिंग में हेल्प करता है. अगर हम नीम देखें तो नीम जो है वो एंटीबैक्टीरियल है. तो ऐसे ही हर बायोएंजाइम को बनाने के लिए हाँ एक डिफरेंट चीज यूज होती है, पर उसको बनाने का प्रोसेस सेम होता है. ओके. हम्म. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये इतना ही नेचुरल और इतना अच्छा है तो ये अब तक यूज में क्यों नहीं आया पब्लिक के, क्योंकि मैंने तो खुद फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना अब. हाँ मैम, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये चीज जब कोई भी चीज न्यू आती है तो उसको अवेयर, लोगों को उसके बारे में अवेयर करने में टाइम लगता है. और हम ये चीज वही कर रहे हैं. आज जैसे आप लोगों ने हमें ढूंढा और अब आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ऐसे ही लोग अब जागरूक हो रहे हैं. पहले जब मैम ने बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी शुरू किया था तो वो एक अकेली थी, पर आज उनके साथ ऑल ओवर इंडिया इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको रियलाइज हो गया है कि ये चीज जो है ये एक्चुअली में बहुत बेनिफिशियल है. इससे एक्चुअली में रिजल्ट्स आते हैं. हम लोग तो खुद यूज करते हैं हर चीज में. अगर आपको कट या बर्न या फिर कुछ भी होता है वो चीजें भी ये हील कर देता है. तो ये एक अवेयरनेस है जो धीरे धीरे जनरेट होगी. आज आप अवेयर हुए हो, आप किसी और को अवेयर करोगे, तो ये एक साइकिल है जो चलेगी. एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है किसी का कुछ? So मेरा even I have few questions Ekta. Okay, yeah, sure. Yeah. So first of all, I really even the detailed I would say presentation which you have given, especially highlighting the problems. I could sense in a way कि हम जो भी human activities कर रहे हैं, everything has an impact, right? Yeah. And बहुत अगर अगर जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं या हम जो भी जुड़े हैं, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है. आप सभी को ये सोचना है कि हम जो भी कर रहे हैं, आप अगर अपने घर में हार्पिक यूज कर रहे हैं, आप अपने घर में शैम्पू यूज कर रहे हैं, आप अपने घर में जो पोछा में जो लाइजॉल डालते हैं वो यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, का इम्पैक्ट जैसे कि एकता ने बताया कुछ ना कुछ हमारे नेचर के विपरीत ही है. इस वर्कशॉप में या आप जब बायो एंजाइम यहाँ पे आज जब हम जुड़े हैं, हमारा उद्देश्य केवल ये था कि जैसे सुप्रिया ने कहा कि वो पहली बार बायो एंजाइम सुनी. इट्स रियली गुड. थैंक यू सुप्रिया कि तुमने अपना फीडबैक शेयर किया. इट वाज रियली इंटरेस्टिंग कि हमारे बीच भी और कितने लोग, प्रकाश, सतीश, क्या आप लोगों ने पहले बायो एंजाइम का नाम सुना था? क्या आपने सुना था कि हम जो भी लिक्विड यूज कर रहे हैं उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मिथिलेश, सुखदेव? नहीं मैम, एग्जैक्टली नहीं कि सुने थे. क्या एग्जैक्टली हम सभी कहीं ना कहीं जो भी अपने लाइफ में प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम
यूज करने के बाद ये जो लिक्विड जा रहा है, ये ड्रेनेज जो जा रहा है, हो क्या होगा। सो यहाँ पे एक सोचने का आपको मौका मिला। आई होप कि आपने एटलीस्ट वो सोचा कि अरे ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि हम एक बार में सब कुछ सीख जाए तो उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अभी आप सेशन के बाद और थोड़ा सोचें, बायो एंजाइम पे यूट्यूब पे सर्च करें, रिसर्च करें, थोड़ा और जानें। और हम जो हर दिन जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उस पे और उसका क्या इम्पैक्ट है और जानिए। और जैसे कि एकता ने कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं आगे से और कंटिन्यू करने के लिए, आप खुद चाहते हैं कि आप अपने कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए बायो एंजाइम बनाएं एंड एज अ सैंपल अपने स्कूल या कॉलेज में गिफ्ट करें, अपने कैंपस में कैसे कुछ आप खुद ग्रीन स्टेप्स ले सकते हैं ये सीख के, तो प्लीज आप लिखिए, हमें लिखिएगा, मुझे लिख सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिमेन इन टच एंड हम डिस्कस करेंगे क्या कर सकते हैं, वी विल राइट टू दिस ग्रुप। सो आप लोग सब इंटरेस्टेड अगर होंगे तो लिखेंगे। मिथिलेश, निखिल यस मैम। and once again thank you so much Ekta. I think it was really, Thank you so really much. nice. Thank you Preeti, thank you Satish uncle if he's there. Thank you so Can we much. have a picture Yeah, of great. everybody? Yeah, Can तो everyone मैं turn on their सभी cameras? एग्जैक्टली मैं सभी लोग को एक बार बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग, सोनिया, सुखदेव, सुप्रिया, एक बार अपना वीडियो ऑन करें, हम एक वीडियो फोटो कोलाज लेंगे, सॉरी फोटो Hmm. कोलाज एक बार आप कर लीजिए, जहां पे भी आप हैं एक बार आप अपना वीडियो ऑन कर लें सभी कोई। थैंक यू सुप्रिया, थैंक यू प्रकाश, सुखदेव, यस आई कैन सी एवरीवन हियर, एंड यस समीर, यस मिथिलेश, कौन बच गया है? Surya, गौतम बढ़िया। Surya is missing. Prakash, where is he? Yes, we have Nikhil also. Samir, can you also do a favor for us? मैम समीर का ना नहीं खुल रहा है, वो मेरे को मैसेज किया है, नहीं बन रहा है, वो बहुत है देर वो से है टाइप है। वो आज अभी अभी लास्ट में जुड़ा है। एंड प्रीति, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप रिकॉर्डिंग अगर इस सेशन की शेयर कर सके हमारे साथ, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स रह गए हैं, नेटवर्क इशू के कारण वो नहीं कर पाए। सो इट विल रियली हेल्पफुल। कैन वी डू दैट प्रीति? Yeah, sure. I will upload it and I will send the link. और अच्छा है, सबको सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और मुझे मालूम है ये कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये जो हमने बीज बोया है वो जरूर जर्मिनेट होएगा। और हमें ये चीज हमने शायद इतने दिनों तक ध्यान नहीं दिया कि हमारा एक एक एक्शन से, या फिर हमारी जो नदियां आज गंदी हैं वो एक दिन में गंदी नहीं हुई हैं, वो थोड़ा 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 हमने बरसों से हमने छोटे छोटे चीजों को उसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो अभी अगर हम इसको कंट्रीब्यूट, अच्छे चीजों को कंट्रीब्यूट करना शुरू करें तो मुझे मालूम है कि आगे डेफिनेटली हमारी नदियां और हमारे पानी का जो वाटर बॉडीज हैं जो वो हमें अच्छे मिलेंगे। और थैंक यू, यस एग्जैक्टली। क्यों- थैंक यू एवरीवन, सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू एकता, थैंक Thank यू you. I एंटायर। hope आप सबको समझ आया हो। और आपको सबको सर्टिफिकेट भेज दिया गया है, आपके ईमेल में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। या Thank you. सो वी कैन एंड द सेशन हियर। थैंक Yeah. यू। या बाय। Thank you so much.